यहाँ हम फिजिक्स के थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हीट। सो हीट क्या है? हीट है फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ वार्मथ। ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें गर्माहट का सेंसेशन प्रोवाइड करता है उसे हम हीट कहते हैं। ये तो हो गए डेफिनेशन। लेकिन एक्चुअल में अगर कोई पूछे फिर से वही क्वेश्चन कि हीट क्या है, तो हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले कोई भी एक बॉडी है, उस बॉडी ऑब्वियसली हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन सब से मिलकर बने हैं। ये सारा मॉलिक्यूल्स और एटम्स जो है ये तीन टाइप ऑफ मोशन करते हैं। एक है ट्रांसलेशनल मोशन, जिसका मतलब है कि अपने जगह से यहाँ भाग गए, फिर यहाँ आ गए, फिर वहाँ आ गए, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए। ये है स्ट्रेट लाइन मोशन। एक स्ट्रेट लाइन मोशन अपनी जगह से दूसरी जगह जाना। तो एक ट्रांसलेशन मोशन किया है इन्होंने। दूसरा किया है वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशनल मोशन मतलब कि अपने जगह से ऐसा लंबा लंबा नहीं जाकर वो ठीक अपने पोजीशन के अक्रॉस, मीन पोजीशन के अक्रॉस ऐसे अप डाउन ऐसे कर रहे हैं। अपनी ही जगह बैठे हैं लेकिन ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये हो गए वाइब्रेशनल मोशन। और थर्ड मोशन के नाम है रोटेशनल मोशन। इसके मतलब कि वो एक एक्सिस के अबाउट, जैसे अर्थ रोटेट नहीं करता है अपने एक्सिस के अबाउट, जिससे 24 घंटे में दिन रात होता है, वैसे ये मॉलिक्यूल एटम भी अपने ही पोजीशन पे गोल गोल रोटेट कर रहे हैं। तो ये तीन टाइप ऑफ मोशन हमारे मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स कह लीजिए जिससे हमारा बॉडी बना है उनमें देखा जा सकता है। ये हर टाइप ऑफ मोशन, देखिए हर के पीछे मोशन लिखा है ना, तो हर टाइप के मोशन करने के लिए कुछ तो काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन द बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इन द बॉडी बिकॉज ऑफ दिस मोशंस, हाँ, बिकॉज ऑफ above थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। ये ऊपर दिए गए तीन टाइप ऑफ मोशन के लिए हर काइनेटिक एनर्जी का जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हर पार्टिकल का, उसे ही हम कहेंगे कि हीट है। अब ये काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल्स। तो वैसे ये जो हीट होंगे सारे काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके जितना भी वैल्यू आएगा उतना ही इस बॉडी में हीट होंगे और इनका यूनिट भी होंगे जूल्स। किसमें? एसआई यूनिट में। एसआई वही अगर हम सीजीएस यूनिट की बात कर ले, सीजीएस यूनिट में कैसे कहेंगे? तो हीट को सीजीएस यूनिट में कहेंगे कैलोरी। और हमें यह भी पता है कि ये कैलोरी और हीट में जूल में एक रिलेशन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल। तो ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, और एक डेफिनेशन है 1 कैलोरी का कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैंने कहा? 1 कैलोरी क्या है? अमाउंट ऑफ, ऑब्वियसली ये हीट का यूनिट है तो हीट ही होंगे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, कितना से रेज करना है? बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को ही हम 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, फिर अब आ जाते हैं टेम्परेचर पे कि ओके हीट तो हमने समझ लिया क्या है, अब टेम्परेचर क्या है वो भी समझते हैं। तो टेम्परेचर कोई एनर्जी नहीं है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम किसी भी बॉडी को मेजर करते हैं कि वो कितना हॉट है कितना कोल्ड है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी
which measures the degree of hotness of it। कितना हॉट है उसे हम मेजर कर सकते हैं बाई ये टेम्परेचर। और टेम्परेचर और हीट में एक इस टाइप का रिलेशन है कि हीट फ्लो जो है वो हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे बॉडी का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हीट फ्लो हमेशा हायर टेम्परेचर वाले बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में होंगे। ये डायरेक्शन ऑफ हीट भी हमें देता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या देता है? ये डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। कभी होंगे ऐसे जब ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, इस दोनों को अगर मैं कांटेक्ट में ले आऊँगा, थर्मल कांटेक्ट कहते हैं। थर्मल कांटेक्ट मतलब मैं कांटेक्ट में लाया लेकिन बीच में एक बहुत बड़ा वुड लकड़ी का एक टुकड़ा रख दिया है, तो ये दोनों तो कांटेक्ट में नहीं आए, थर्मली कांटेक्ट नहीं हुआ ना, तो इनमें से हीट फ्लो नहीं करेगा। तो ऐसा कांटेक्ट में करना है कि ये थर्मली एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाए, तब इनमें हीट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो उस नज़रिए से टेम्परेचर को ऐसा भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द थर्मल कंडीशन ऑफ अ बॉडी। कैसा थर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी? विच would determine the direction of flow of heat when the body is in thermal contact with another body। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी से थर्मल कांटेक्ट में आएगा तो टेम्परेचर ही है वो चीज़ है जो फिजिकल क्वांटिटी जो हमें डायरेक्शन ऑफ हीट बताएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसे मेजर कैसे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम लोगों को सबको पता है कि एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। तो जब भी हमें बुखार होता है तो थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। और भी बुखार नहीं होता है तो भी वेदर का टेम्परेचर भी थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। तो कहते हैं कि आज तापमान हमारा 12 डिग्री है, आज बहुत ठंड है, तापमान 9 डिग्री हो गया, तो और आज बहुत गर्म है, तापमान 32 डिग्री हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें टेम्परेचर और थर्मोमीटर से ही पता चलता है। अब इनका जो थर्मोमीटर है उनमें जो उनका स्केल है उसे स्केल कहते हैं। अलग अलग टाइप के स्केल हैं जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं। पहला स्केल का नाम लिख सकते हैं सेल्सियस थर्मोमीटर, दूसरा है फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है केल्विन स्केल। ये 3 स्केल है। अच्छे से समझेंगे 3 स्केल को, यहाँ पर ही ड्रॉ कर लेते हैं 3 को ही। पहला है केल्विन सेल्सियस, दूसरा है फ़ारेनहाइट, और तीसरा है केल्विन। क्या होता है इनमें? 3 ही थर्मामीटर है। इसे मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ। इनका बल्ब जो है नीचे, बल्ब मतलब ये जो मरकरी वाला ऐसा मुख होता है ना, इसे बल्ब कहते हैं, ये नीचे, बाकी इनमें मार्किंग ऐसा ऐसा ऊपर। यहाँ भी ऐसे ही एक बना देते हैं, इनका बल्ब नीचे और मार्किंग सारे ऊपर। डिफरेंस क्या है? ये थर्मोमीटर का सबसे लोअर पॉइंट जो है इसे हम कहते हैं, ये नीचे वाले पॉइंट को कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है,
जो थर्मामीटर होता है हमारा कुछ भी, तो उनमें एक मिनिमम होता है कि यहाँ से आप मेजर करना शुरू करेंगे, इससे नीचे का इनको नहीं समझ आता है। तो ये यहाँ से शुरू करेंगे और ऊपर यहाँ तक कुछ है जो इससे ऊपर का इनको नहीं समझ आता, इनके पास यही रेंज है, इसके बीच में ही वो मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये नीचे में जो होता है उसे हम कहते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और ऊपर में जिसे होता है उसे कहते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर छोटे से लिख देता हूँ लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ लिख देता हूँ अपर फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ मैं लोअर ही अपर ही लिख दिया है, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। ये लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये अपर फिक्स्ड पॉइंट। इनमें भी एक है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट। इनमें भी है एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट, एक अपर फिक्स्ड पॉइंट। इनका लोअर फिक्स्ड पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और अपर फिक्स्ड पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जितने भी ये बीच में जगह है उसे 1-1 डिग्री सेल्सियस से मैंने पार्टीशन किया है। तो टोटल कितने पार्टीशन है यहाँ, उसे कहते हैं फंडामेंटल इंटरवल। फंडामेंटल इंटरवल ये कितने हैं, 0 से 100 तक एक एक डिवीज़न करके ले गए हैं। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 4, 5 ऐसे करके 100 तक जाएंगे। तो कितना इंटरवल मिलेगा मुझे, 100। ठीक है, ये केल्विन कैसे शुरू होता है उनका, ये LFP मतलब लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये है 273 K। यहाँ जैसे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं यहाँ K लिखते हैं, तो 273 K, और ऊपर वाला इनका है 373। अब ये क्यों है ये भी बताते हैं। पहले आप ये देखिए कि 273 से स्टार्ट है नीचे और ऊपर 373 K है। इनमें भी आप अगर डिफरेंस देखेंगे इनसे इनको माइनस करके तो 100 का डिफरेंस है, और सारा ही इंटरवल जो है एक के बाद एक ऐसे छोटे छोटे करके आ रहे हैं, वो भी 100 डिवीज़न है। तो यहाँ भी एक कितना डिवीज़न में बटा है, 273 से 373, आंसर है 100 डिवीज़न में बटा है। ठीक है, और ये फ़ारेनहाइट में अगर हम देखें कि लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, तो इनका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अपर फिक्स पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इनमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे कि मैं 32 से 212 का डिफरेंस देखूँ अगर, तो ये होता है 180। डैट मीन्स हमारा ये स्केल 32 के 33, फिर 34, फिर 35 ऐसा कर करके 180 डिविजन्स ऊपर जाएंगे तो 212 आएगा। तो इनमें जो फंडामेंटल इंटरवल है वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का है, ये इनका इंटरवल है। ठीक है, अब ये लोएस्ट फिक्स पॉइंट कहाँ से आया है, लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट है वो टेम्परेचर जहाँ पर वाटर और आइस एक दूसरे से चेंज करते हैं, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कह सकते हैं या फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कह सकते हैं। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा बर्फ़ और वाटर मेल्ट या फ्रीज हो रहा है। ठीक है, इनमें वो से 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कह रहे हैं, तो ठीक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में ही बर्फ़ जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है, या वाटर जो है बर्फ़ में कन्वर्ट हो रहा होता है, और इनमें 273 केल्विन में वो काम हो रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, नहीं वाटर तो नहीं लिखना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, ये हमारा, और ऊपर वाला वैसे ही जो अपर फिक्स्ड पॉइंट है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या जिस पॉइंट में वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं या वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इसे हम बॉइलिंग पॉइंट लिख सकते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ठीक ये केल्विन में भी 373 में अगर हम देखेंगे तो वाटर बॉयल कर रहा होगा, और ये फ़ारेनहाइट स्केल में देखेंगे तो 212 में वाटर डिग्री फ़ारेनहाइट में वाटर बॉयल कर रहा होगा, इसलिए हमने ऐसा ऐसा किया है। तो सिर्फ डिफरेंस क्या है, इनमें 100 इंटरवल्स है 0 से 100, इनमें 273 से 373 100 इंटरवल है, लेकिन इनमें 32 से 212 180 इंटरवल है। ये हो गए हमारे 3 स्केल। इनमें अगर मैं ये से मैं बर्फ़ में लगाऊँ तो ये दिखाएंगे 0 डिग्री, इसे मैं बर्फ़ में लगाऊँ तो ये दिखाएंगे ये दिखाएंगे 32 डिग्री, और इसे मैं बर्फ़ में लगाऊँ तो ये दिखाएंगे 273। इसे मैं अगर बॉइलिंग वाटर में लगाऊँ तो ये 100 दिखाएंगे, इसे लगाऊँ तो ये 212 दिखाएंगे, और इसे लगाऊंगा तो 373 दिखाएंगे। इतना हमें आ गया। तो ये हमें पता चल गया ये 3 स्केल का रेंज क्या है,
और उनका इंटरवल कितना है, फंडामेंटल इंटरवल। इनमें जो डिविजन्स है टोटल 100 डिविजन्स है, 100 मार्किंग रहेंगे। इनमें 180 मार्किंग है और इनमें 100 मार्किंग है। इतना हमें पता चल गया। अब हम बताएंगे कि इनके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे। कि मुझे एक टेम्परेचर पता है, ये मान लेते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में क्या लिख सकते हैं, कितना डिग्री होगा। एक पानी का बोतल है जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो फ़ारेनहाइट में वो कितना डिग्री में है और केल्विन में वो कितना डिग्री में, ये हमें जानना चाहिए। या ठीक ऐसा ही 10 डिग्री फ़ारेनहाइट में है तो केल्विन और सेल्सियस में क्या होना चाहिए, ये हमें जानना चाहिए। तो इनके लिए हमें रिलेशन चाहिए स्केल के बीच में। और कोई भी स्केल के बीच में रिलेशन जो है ये एक यूनिवर्सल फार्मूला से गवर्न होता है, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। कि मान लीजिए हमारे पास एक स्केल है ए, एक स्केल है बी, और इनके बीच में मुझे रिलेशन निकालना है। तो स्केल ए का लिखते हैं कि x डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। तो x डिग्री माइनस लोएस्ट फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ स्केल ए डिवाइडेड बाय फंडामेंटल इंटरवल ऑफ ए। मतलब ए मतलब स्केल ए, स्केल ए इज इक्वल्स टू वाई डिग्री माइनस, वाई डिग्री मतलब स्केल बी में हमें वाई डिग्री दिखा रहे हैं, वाई डिग्री माइनस लोएस्ट फिक्स पॉइंट ऑफ स्केल बी डिवाइडेड बाय फंडामेंटल इंटरवल ऑफ स्केल बी। अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि सेल्सियस स्केल अगर मैं ले रहा हूँ, सेल्सियस स्केल में x डिग्री, ठीक है, माइनस लोएस्ट फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस स्केल 0 डिग्री 0 डिवाइड बाई फंडामेंटल इंटरवल 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट स्केल का y डिग्री ले लेता हूँ, y डिग्री माइनस इनका लोएस्ट फिक्स पॉइंट 32 डिग्री डिवाइडेड बाई फंडामेंटल इंटरवल 212 माइनस 32, 212 माइनस 32, यहाँ भी वैसे ही 100 माइनस 0 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू सेल्सियस केल्विन स्केल z डिग्री ले लेता हूँ माइनस इनका लोएस्ट फिक्स पॉइंट 273 डिवाइडेड बाई फंडामेंटल इंटरवल 373 माइनस 273 मतलब 100, 373 माइनस 273, ये होगा इनका रिलेशन। अगर इसे और अच्छे से लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ x डिग्री बाई 100 इज इक्वल्स टू यहाँ पर y डिग्री माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल्स टू यहाँ फिर लिख सकता हूँ z डिग्री माइनस 273 बाई 100। तो ये हो गया हमारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में रिलेशन। कहने का ये मतलब है, मैं क्या कह रहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस को मैं फ़ारेनहाइट में कैसे लिखूंगा और केल्विन में कैसे लिखूंगा, तो ऐसे लिखूंगा। ये 10 डिग्री, ये x के जगह मैं 10 डिग्री लिखता हूँ, तो 10 डिग्री बाई 100 इज इक्वल्स टू y माइनस 32 बाई 100। और यहाँ से y का वैल्यू निकालना है मुझे, सॉरी 100 नहीं 180, ठीक है। तो ऐसे करते हैं, ये जीरो काटते हैं और ये जीरो काटते हैं, तो y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 18 एंड y इज इक्वल्स टू 18 प्लस 32, डेट मीन्स इट इज़ 50। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। अब केल्विन में कैसे करेंगे, तो इनके साथ ये वाला y x बाई 100 इज इक्वल्स टू z माइनस 273 बाई 100। x का क्या वैल्यू है सेल्सियस में, ये 10 है, तो मैं 10 के बारे में लिखूंगा यहाँ x के जगह,
यहाँ लिख देता हूँ 10 डिग्री, ये 100 नीचे का और ये नीचे का कट। सो z इज इक्वल्स टू 273 प्लस 10 दैट मीन्स 283 केल्विन। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये लिख सकते हैं 283 केल्विन। तो आप देख सकते हैं कि मुझे ये अगर पता है तो मैं इसे फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ और केल्विन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऐसे ही मुझे केल्विन पता होगा तो मैं इसे फ़ारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक बात सिर्फ जानने वाली है कि हम ये सेल्सियस में इसे डिनोट करते हैं ऐसे लिखकर, डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में सिर्फ के लिखते हैं, डिग्री नहीं लिखते हैं। ये बात एक जानने वाली है, याद रखना है। यहाँ डिग्री नहीं लिखते, सिर्फ के लिखते हैं। यहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस लिखते हैं। बाकी रिलेशन ऐसा है। अब कोई दूसरा स्केल अगर मुझे दे दे एग्ज़ाम में, इनके ऊपर क्वेश्चन है कि उनका लोएस्ट फिक्स पॉइंट है कुछ और, ना 0 है, ना 32 है, ना 273 है, कुछ और ही है, बिल्कुल आलादा। जैसे कि हमारा एक स्केल है, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर थर्मामीटर है, कह रहे हैं कि इनका लोएस्ट जो पॉइंट ये मेजर कर सकते हैं उसे मैं कहूँगा 0 डिग्री, हाँ, फॉर एग्जांपल। और वो अप हायर जो कर सकते हैं, अपर फिक्स पॉइंट इनका है 70 डिग्री। और इनके बीच में जो डिफरेंस है फंडामेंटल इंटरवल, वो भी इन्होंने कह दिया है 70 है। फंडामेंटल इंटरवल 70 है। ये है इनका लोएस्ट फिक्स पॉइंट, ये है उनका अपर फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर इस स्केल में मुझे कोई टेम्परेचर दिख रहा है, मान लेते हैं इस स्केल में हमें एक टेम्परेचर मिला है जिसे हम कह रहे हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री, हाँ, सेंटीग्रेड तो नहीं कह सकते, 30 डिग्री। तो आप बताइए कि ये केल्विन ये सेल्सियस स्केल में इनका क्या टेम्परेचर होता। समझ रहे क्वेश्चन क्या है। यहाँ कर दी सेल्सियस स्केल, ये सेल्सियस है, सेल्सियस थर्मोमीटर। इनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये हमें पहले से पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है, एक ऐसा थर्मामीटर है जिनका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री है और अपर फिक्स पॉइंट 70 डिग्री है, और इनके बीच में जो इंटरवल है वो भी 70 है। ठीक है, 70 इंटरवल्स है, ऐसे 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 करके 70 इंटरवल्स है। तो ये फंडामेंटल इंटरवल भी इनका 70 हो गया। अब और इस स्केल में कह रहे हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर है किसी एक बॉडी, मैं यहाँ बॉडी लगाया हूँ, उनका दिखा रहा है, ये स्केल दिखा रहा है 30 डिग्री। तो एक्चुअली में सेल्सियस स्केल में ये कितना डिग्री होगा मुझे बताना है। कैसे निकालेंगे, सेम बातें याद रखेंगे कि सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री। ये मुझे कोई नहीं बताएगा, ये मुझे याद रखना है। ये 3 स्केल की जो ये है, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट और फंडामेंटल इंटरवल, मुझे याद रखना है। अगर कभी एग्जाम में आया तो ये पता होना चाहिए। तो ये 0 डिग्री है ऊपर में, यहाँ पर 100 डिग्री होता है और इनका फंडामेंटल इंटरवल भी 100 होता है। अब मुझे क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके इसे इस्टेब्लिश करना है। तो इनका 30 डिग्री, इसे 30 डिग्री लिखते हैं, माइनस इनका लोअर फंडामेंटल लोअर फिक्स्ड पॉइंट 0 डिग्री, डिवाइडेड बाय इनका इंटरवल कितना है, लोअर ये 70 माइनस 0 70, यहाँ 70 इक्वल्स टू, अब इनका मुझे नहीं पता, यही तो निकालना है कि इस स्केल में ये क्या वैल्यू दिखाएगा। तो मैं उसे लिख लेता हूँ x, क्योंकि वो अननोन है, माइनस इनका लोअर फिक्स पॉइंट 0, इनका अपर फिक्स पॉइंट 100 है, तो इंटरवल कितना हो गया 100। अब इस रिलेशन से मैं इसे सॉल्व करूँगा। किया क्या है आप देख सकते हैं, हर बार वही कर रहा हूँ, x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द स्केल डिवाइडेड बाय फंडामेंटल इंटरवल ऑफ द स्केल इज इक्वल्स टू y माइनस लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द स्केल डिवाइडेड बाय फंडामेंटल इंटरवल ऑफ द स्केल। तो इनका 30 डिग्री इज इक्वल्स टू यहाँ का x डिग्री। ठीक है, तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई फंडामेंटल इंटरवल इज इक्वल्स टू इनका x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई फंडामेंटल इंटरवल, ऐसा। ठीक है, अब इनको इक्वेट करेंगे तो ये हो गया हमारा 30/70 इज इक्वल्स टू x/100। तो यहाँ से मैं एक जीरो काट देता हूँ, तो इसे लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 300/7। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आएगा, 4 कैरी 2
फिर अप्रॉक्स 3 लिख सकते हैं। तो मोटा मोटी 43 डिग्री सेंटीग्रेड में ये चला आएगा। तो इस स्केल में 30 डिग्री मतलब इस स्केल का 43 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आते हैं इनमें। ओके। और एक बात यहाँ पर याद रखना है कि जब मैं सेल्सियस स्केल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो इंटरवल्स है, यहाँ पर 1 डिग्री का इंटरवल है, यहाँ पर 1 फ़ारेनहाइट का इंटरवल है और यहाँ 1 केल्विन का इंटरवल है। तो यहाँ तो 100 इंटरवल है, यहाँ भी 100 इंटरवल है, लेकिन यहाँ 180 इंटरवल है। इसका मतलब कि यहाँ अगर एक डिवीज़न बढ़ेगा, मान लेते हैं कि यहाँ मैं 110 से 111 में जाऊँगा तो 1 डिग्री बढ़ा है। यहाँ भी वही 1 केल्विन ऊपर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो 1 फ़ारेनहाइट इनके 1 डिग्री सेल्सियस के इक्वल नहीं होगा। कहने का ये मतलब है कि एक स्केल है, नीचे देखते हैं, 3 ही स्केल है। एक स्केल है जहाँ पर इतना ही लेंथ को हमने 100 डिवीजन में डिवाइड किया है, ठीक है। दूसरा स्केल है, वहाँ भी इतने ही लेंथ को हमने 100 डिवीजन में डिवाइड किया है। लेकिन तीसरा स्केल है जहाँ पर उतने ही लेंथ को हमने 180 डिविजन्स में डिवाइड किया है। तो ऑब्वियसली इनका डिवीज़न कम होगा। तो इनमें अगर मैं यहाँ से 5 डिवीज़न लूँ, 5 डिविजन्स, तो यहाँ भी इनका 5 डिविजन्स ही होगा। लेकिन यहाँ इनका ये 5 नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा। कैसे करेंगे? ऐसे करते हैं, यहाँ 100 डिवीज़न, यहाँ 100 डिवीज़न और यहाँ 180 डिवीज़न। तो ऐसे कह सकते हैं कि हमारा 100 डिग्री सेल्सियस डिवीज़न जो है वो इन टर्म्स ऑफ इसमें क्या आएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिवीज़न है ना। उससे कह सकते हैं कि 5 डिग्री इज इक्वल्स टू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पर इनका डिवीज़न जो है वो 100 केल्विन का ही डिवीज़न है। तो यहाँ पर ये 5 केल्विन ही होगा। मतलब कि यहाँ पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस इज इक्वल्स टू 9 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 5 डिग्री केल्विन। ऐसा कह सकते हैं। कितना डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। फिर से कहता हूँ, जैसे कहीं पर अगर किसी ने बोला कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, ठीक है। बढ़ गया मतलब क्या, पहले जो था उससे 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। जो मार्किंग है, मान लेता हूँ ये 1 मार्किंग, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। तो हमारा जो मार्किंग है थर्मोमीटर का वो 5 डिग्री बढ़ गया है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 डिग्री बढ़ गया है, ठीक है। यहाँ जब 5 डिग्री बढ़ेगा तो हमारा इसी स्केल में भी ये 5 डिग्री बढ़ेगा। 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 डिग्री बढ़ गया। 1 2 3 4 5, यहाँ 5 केल्विन बढ़ गया। लेकिन यहाँ कितना बढ़ेगा, वही यहाँ पर जब 5 डिग्री बढ़ रहा है, 5 डिवीजन्स ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वो 9 डिवीजन्स ऊपर जाएंगे, 9 डिवीजन्स। इसलिए कह रहे हैं कि ये चेंज है, ये इंक्रीज है। इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर कहीं 5 डिग्री डिक्रीज होता है तो सेल्सियस में उसे हम 9 डिग्री फ़ारेनहाइट में उसे 9 डिग्री फ़ारेनहाइट डिक्रीज या इंक्रीज कहेंगे। लेकिन केल्विन में वो 5 डिग्री डिक्रीज, 5 केल्विन डिक्रीज या इंक्रीज है, ठीक है। कहीं अगर मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर हमारा 5 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज हो गया, तो केल्विन में भी कह सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर 5 केल्विन से डिक्रीज हो गया। लेकिन फ़ारेनहाइट में कहेंगे कि वो 9 फ़ारेनहाइट से डिक्रीज हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर जो डिविजन्स है वो 100 डिवीजन है। 5 डिवीजन यहाँ का इज इक्वल्स टू 9 डिवीजन यहाँ का। 100 डिवीजन यहाँ का इज इक्वल्स टू 180 डिवीजन यहाँ का। लेकिन 100 डिवीजन यहाँ का इज इक्वल्स टू 100 डिवीजन यहाँ का, मतलब 5 डिवीजन यहाँ का इज इक्वल्स टू 5 डिवीजन यहाँ का। तो इससे समझना है कि इनका 5 डिवीजन, इनका 5 डिवीजन और इनका 9 डिवीजन, ये तीनों इक्वल होंगे इस टाइप से। ओके। अब हम आगे थर्मल एक्सपेंशन पढ़ेंगे।
थर्मल एक्सपेंशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज़ जैसे कि सॉलिड हो या लिक्विड या गैस, ये कोई भी चीज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाँ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपेंड्स। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपेंड्स, तो इसे हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब हम देखें कि सॉलिड या लिक्विड या गैस कुछ भी अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूँ तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, बड़ा हो जाते हैं, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करूँ तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं या छोटा हो जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं पहले ये देखते हैं, फिर सॉलिड और लिक्विड और गैस में कैसे होते हैं वो सारे देखेंगे। फिर से आते हैं कि बॉडी क्या चीज़ों से बना है। हमारा बॉडी बना है एटम से और मॉलिक्यूल से, छोटे छोटे पार्टिकल्स कह सकते हैं। अब ये पार्टिकल्स मूवमेंट कर रहे हैं, 3 टाइप के मूवमेंट है, रोटेशनल, ट्रांजिशनल और वाइब्रेशनल। ये सारे मूवमेंट्स के एनर्जीज है, वो सारे एनर्जीज इन फॉर्म ऑफ हीट इनमें स्टोर है। अब मैं इनको गर्म कर रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहले हीट देने से क्या होगा, इनका जो एक एक पार्टिकल्स है ये अब और ज़्यादा ही स्पीड में ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन करेंगे। तो ये जब ज़्यादा करेंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा तो फिर इनका हीट ज़्यादा होगा, मतलब इनमें टेम्परेचर भी इनका बढ़ेगा और हीट भी ज़्यादा होगा। तो क्या कह सकते हैं कि जब भी मैं इसे हीट करूँगा तो टेम्परेचर राइज होगा, और टेम्परेचर राइज होने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा और हीट भी इनमें बढ़ेगा। अब क्योंकि ये ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, ये अपने इतने जगह में नहीं समा पाएंगे, इनको और जगह चाहिए, देयरफॉर अब ये थोड़ा इतना बड़ा सा दिखेंगे। ठीक है, तो हीट तो बढ़ा, टेम्परेचर भी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा, और साथ में ये जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे वो भी बढ़ गया। दैट मीन्स इनका वॉल्यूम बढ़ गया। अब अगर ये एक ब्लॉक है तो इनका वॉल्यूम बढ़ गया। अगर ये एक पतले सा पेपर का शीट टाइप का है मेटल, तो इनका एरिया बढ़ गया। और अगर ये एक वायर है तो इनका लेंथ बढ़ गया। इस केस में इनका वॉल्यूम बढ़ गया है, इनमें इनका एरिया बढ़ा है, इनमें इनका लेंथ बढ़ा है। अल्टीमेटली क्या है, इनका साइज जो है बढ़ जा रहा है। और जब इसे मैं ठंडा कर दूंगा या वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएंगे तो ये एक्सेस हीट भी चला गया बाहर, काइनेटिक एनर्जी भी चला गया बाहर, और इनका जो स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो भी सब कॉन्ट्रैक्ट होकर अपने अपने जगह पे आ गए हैं। तो लेंथ भी फिर नॉर्मल हो जाएंगे, एरिया भी नॉर्मल हो जाएंगे, या फिर वॉल्यूम भी नॉर्मल हो जाएंगे। तो इसे ही हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर के कारण, हीट के कारण काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना, और उनके कारण वॉल्यूम या एरिया या लेंथ का इंक्रीज होना। ओके, अब इसे कैसे देखें हम लोग ने कि असल में ये होता है। तो सॉलिड्स के केस में अब हम आ जाते हैं कि हम थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड को डिटेल में पढ़ेंगे। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, इस थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड में ये जो हमने वॉल्यूम, एरिया, लेंथ का है, आप सोच के समझ सकते हैं कि लिक्विड और गैसेस के केस में ऐसे वॉल्यूम, एरिया, लेंथ नहीं, एरिया और लेंथ तो नहीं कह सकते। लिक्विड के केस में हम सिर्फ वॉल्यूम कहेंगे, गैस के केस में सिर्फ वॉल्यूम कहेंगे। ये एरिया और लेंथ और वॉल्यूम तीनों ही आएंगे सॉलिड के केस में, क्योंकि एक लेंथ बन सकता है सॉलिड से, लिक्विड से नहीं बन सकता है। एक एरिया बन सकता है सॉलिड से, लिक्विड से नहीं बन सकता। लेकिन लिक्विड से वॉल्यूम बन सकता है, गैस से वॉल्यूम बन सकता है। तो ये तीनों ही है सॉलिड में, और सिर्फ वॉल्यूम है लिक्विड और गैस में। तो ये हमें समझना है। अब यहाँ आते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। यह क्यों होता है ये तो हमने देख लिया। अब एक्सपेरिमेंट से या डेमोन्स्ट्रेशन से भी समझना था ये कैसा होता है। तो एक डेमोन्स्ट्रेशन है बॉल एंड रिंग एक्सपेरिमेंट, इसे फटाफट समझ लेते हैं। इनमें क्या हुआ है कि एक रिंग है और वो रिंग के ऊपर बॉल है।
बॉल ठीक इतना ही बड़ा है कि इस रिंग से एग्जैक्ट पास हो जाए, इस रिंग से एग्जैक्ट पास हो जाए, ठीक है। और ये पास हो भी रहा है इस रिंग से। अब हमने क्या किया, इस बॉल को हीट कर दिया, हीट गिवन टू बॉल। इस हीट देने के बाद हम देख रहे हैं कि ये बॉल जो है अभी ये रिंग से पास नहीं कर रहा है, यहाँ पर जाकर फंस गया, नहीं पास हो रहा। फिर हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया है, ठीक है। ये इस टाइप से समझ सकते हैं, एक स्टैंड है लेबोरेटरी में, ऐसे क्लैम्प करके यहाँ रखे, ठीक है। अभी यहाँ से पास नहीं हो रहा, यहाँ फंस गया। पहले पास हो रहा था, एग्जैक्ट फिटिंग था, पहले पास हो रहा था, हीट करने के बाद अब ये पास नहीं हो रहा, फंस गया। क्यों नहीं पास हो रहा? आफ्टर हीट गिवन टू बॉल, उसके बाद बॉल नॉट पासिंग थ्रू रिंग, रिंग से पास नहीं हो रहा। क्यों? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ बॉल इंक्रीज्ड ऑन हीटिंग, ठीक है। हीटिंग करने से इनका साइज बड़ा हो गया है, इसलिए अब इससे पास नहीं हो रहा। हम क्या करेंगे, इसे ऐसे ही यहाँ पर छोड़ देंगे, कई कितने समय तक, ज़्यादा समय तक छोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि जैसे जैसे इनका टेम्परेचर कम हो रहा है, हीट इनमें से निकल कर बाहर जा रहा है, तैसे तैसे इनका वॉल्यूम भी कम छोटा होते जा, कॉम्प्रेस होता जा रहा है। और देयरफॉर बाद में वो ऑन कूलिंग इट विल पास थ्रू, ऑन कूलिंग इट विल पास थ्रू द रिंग। तो कूलिंग करने पे ये रिंग से पास होकर चले जाएंगे। तो इनसे हमें क्या समझ आया? पहली बात कि हीट करने पे ये एक्सपेंड हुए, इनका वॉल्यूम बड़ा हो गया, और जब हीट चला गया दैट मीन्स कूल होने पे इनमें फिर कॉम्प्रेशन आ गया, इनका वॉल्यूम फिर अपने साइज में आ गया। तो ये दो बातें हमें एक्सपेंशन और कूलिंग एक कंप्रेशन का पता चला है थर्मल के कारण, हीट के कारण। तो थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कूलिंग हमें पता चला, कंप्रेशन। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट है, ये और इंटरेस्टिंग है, ये है बेंडिंग ऑफ बाईमेटलिक स्ट्रिप। ये क्या होता है बाईमेटलिक स्ट्रिप? जैसा ही नाम कह रहे हैं, बाईमेटलिक स्ट्रिप, बाई मेटल, दो मेटल से लगकर बने हैं। ये एक स्ट्रिप है, स्ट्रिप मतलब एक ऐसा टुकड़ा मेटल का, एक स्ट्रिप टाइप का चीज़। स्ट्रिप हम जानते हैं ना, एक ऐसा बैंडेड जैसा टाइप के होता है, सीट टाइप के। तो ऐसा स्ट्रिप बना है, लेकिन ये दो मेटल से बना है। ऐसे अगर मैं इस साइड से देखूँ तो ऐसे दो मेटल से बना है। ये एक मेटल है और ये मान लेते हैं दूसरा मेटल है, दूसरे मेटल को पूरा डार्क कर देते हैं। तो इस दो मेटल से मिलकर बना है। तो ये एक डार्क मेटल पूरा ऐसा, जस्ट समझने के लिए, और ये एक दूसरा मेटल। दो मेटल को हमने एक दूसरे के साथ या तो रिवेट कर दिया है या तो थर्मिट कर दिया है, जैसे भी इसे मैं एक साथ लगा दिया हूँ। ओके, अब इनका कुछ एक टाइप का हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा, इस मेटल का कुछ दूसरे टाइप का हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा। अब इस मेटल को मैंने हीट दिया है नीचे से, ठीक है, ये पूरे स्ट्रिप को, बायोमेट्रिक स्ट्रिप को। तो हम देखेंगे कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप एक साइड बेंड कर जाएगा, बेंड करके ऐसा हो सकता है हीट देने के बाद, ठीक है। जहाँ पर ये डार्क साइड है, डार्क साइड को मैं ए नाम दे देता हूँ, ये वाले को बी नाम दे देता हूँ। तो ये ए है और ये बी है, लाइट साइड। ऐसा बेंड हो गया। क्यों हुआ ऐसा बेंड? हीट करने पे। और जब फिर नॉर्मल टेम्परेचर में आएंगे तो फिर ये स्ट्रेट हो जाएंगे, पहले की जैसा हो जाएंगे, ठीक है ना। इसे ही हम कहते हैं बायोमेट्रिक स्ट्रिप, दो मेटल का लगा हुआ बना हुआ एक स्ट्रिप जो हीट के कारण बेंड होता है एक तरफ, और फिर वो हीट जाने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि दो मेटल का अलग अलग कैपेसिटी है एक्सपेंड होने का। ये मेटल ए का एक कैपेसिटी है, बी का दूसरा है। जब हम हीट कर रहे हैं तो दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट मिल रहा है, लेकिन एक्सपेंशन जो है मेटल का अलग अलग हो रहा है। हम ये देख कर ही समझ सकते हैं, ये इनर है और ये आउटर है।
ए जो है वो आउटर है, बी जो इनर है, तो ए जो है वो ज़्यादा एक्सपेंड किया है और बी कम एक्सपेंड कर रहा है, इसलिए इस तरफ ये बेंड हो जा रहा है। अगर ऐसा होता कि हमारा बी ऐसा मेटल है कि ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है कंपेयर टू ए, तब हमारा मेटल ऐसा बेंड होता। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इफ ए इज मोर देन बी एक्सपेंशन, इफ एक्सपेंशन ऑफ ए इज मोर देन बी, तब इस साइड बेंड। अगर उल्टा होता कि एक्सपेंशन ऑफ बी इज मोर देन ए, अगर बी ज़्यादा एक्सपेंड होता है ए से, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, कौन सा मैटर कितना एक्सपेंड होगा सेम हीट देने पे, वो मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ़ बी एक्सपेंड मोर देन ए, तब ये इस साइड झुकेंगे। यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा डिस्टेंस कवर कर रहा है यहाँ से इतना, तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, एक्सपेंड हो गया, और ये कम एक्सपेंड हुआ है इसलिए छोटा ए, मतलब ये अंदर के साइड है, और यहाँ उनका उल्टा। और जब भी ये अपने नॉर्मल टेम्परेचर में फिर आएंगे फिर वो स्ट्रेट हो जाएंगे। अब दोनों का ही एक्सपेंशन या कॉम्प्रेशन जो है सेम हो गया। तो इसे हम कहते हैं बाईमेटलिक स्ट्रिप। इनसे हम अलग अलग चीज़ें यूज़ करके बनाते हैं। लेकिन ये बात याद रखना है कि ये तभी पॉसिबल है जब दो मेटल, अलग अलग टाइप के मेटल को हमने एक दूसरे के साथ सटा दिया है, स्टिक कर दिया है, मतलब कि रिवेट करके या वेल्ड करके उन्हें एक साथ बांध दिया है। अब वो एक दूसरे से अलग होकर नहीं चल सकते। तो इसलिए क्या हो रहा है, जब इनको एक्सपेंड होना ही है तो एक ज़्यादा एक्सपेंड हो रहा है, दूसरा उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, कम एक्सपेंड हो रहा है, इसलिए ये बेंड हो जा रहा है। अगर मैं इसे अलग अलग कर दूँ और फिर इसे हीट करूँ तो कोई भी बेंड नहीं होगा। ये छोटा बी जो है वो कम एक्सपेंड होगा और ए जो है वो बड़ा एक्सपेंड होगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंट है ना, इसलिए यहाँ वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे से सटे हैं, चिपके हैं। अब मैं अगर हीट दूंगा तो ए ज़्यादा एक्सपेंड होना चाह रहा है और बी उतना एक्सपेंड नहीं होना चाह रहा, इसलिए ये इधर बेंड हो गया। अगर उल्टा होता है कि बी ज़्यादा एक्सपेंड होना चाहता है, ए कम एक्सपेंड होना चाहता है, तो ये फिर इधर बेंड हो जाएंगे। ये बेंडिंग प्रोसेस इसलिए है क्योंकि ये बाईमेट्रिक स्ट्रिप है। अगर ये अलग अलग सिंगल मेटलिक स्ट्रिप होता तो वो अपने अपने हिसाब से एक्सपेंड होते, अपने अपने हिसाब से कॉन्टैक्ट होते, तो इसलिए ये बाईमेट्रिक स्ट्रिप कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ये एक्सपेंड जो हो रहा है इसे हम कैसे समझ सकते हैं। तो एक टर्म है जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। यही वो प्रॉपर्टी है जो कहते हैं, बताएंगे कि कौन सा मेटल कितना एक्सपेंड होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर हम ए इज़ मोर देन बी लिख रहे हैं, मतलब कि ए की कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा है कंपेयर टू बी, इसलिए हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर होने पे इनका लेंथ जो है, ए का लेंथ ज़्यादा बढ़ रहा है, बी का लेंथ कम बढ़ रहा है। तो यही हमें आइडिया देता है कि कौन सा मेटल कितना एक्सपेंड करेगा, कौन सा मेटल कम एक्सपेंड करेगा या ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डिफरेंट सॉलिड एक्सपेंड्स बाय डिफरेंट अमाउंट। ठीक है, एक ही हीट देने पे भी यहाँ लिखते हैं इवन विथ सेम डिग्री सेल्सियस और केल्विन या फ़ारेनहाइट राइज इन टेम्परेचर, डिफरेंट solids expand by different length। ठीक है ना, ये तो हमें ऊपर से ही पता चल गया। अब कौन कितना एक्सपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ लिखते हैं दी इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू, क्या क्या चीज़ के प्रोपोर्शनल है, इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ और इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर
बस ये दो चीज़ों के ये प्रोपोर्शनल है। क्या कहने का मतलब है कि हमारा एक बॉडी है, एक रॉड है या एक वायर है जिनका लेंथ है, पहले इनिशियल लेंथ है L1 ले लेते हैं, ये L1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टेम्परेचर T1 पे था, इनका टेम्परेचर बढ़ के रॉड का टेम्परेचर किसी ने T2 कर दिया, T2, ठीक है, T2। तब देखा गया कि इनका लेंथ बढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली हमने देखा है ऊपर कि लेंथ बढ़ना चाहिए, लीनियर ये थर्मल एक्सपेंशन होगा। हमने देखा इनका लेंथ हो चुका है T2 L2, तो इंक्रीज कितना हुआ लेंथ में, ऑब्वियसली L2 माइनस L1 इंक्रीज हुआ है लेंथ में। ये इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू क्या, इनिशियल लेंथ, मतलब L1 जो पहले था उस लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल है, और दूसरा किस पर प्रोपोर्शनल है, डिफरेंस इन टेम्परेचर कितना है, पहले वो T1 था अब T2 हो गया, डिफरेंस कितना है T2 माइनस T1, ठीक है ना। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल टू, एक साथ L1 और T2 माइनस T1 लिख सकता हूँ ऐसा, ठीक है, लिख दिया। अब ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी आएगा, तो L2 माइनस L1 इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिख देते हैं जिसे हम नाम देंगे अल्फा, अल्फा, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है अल्फा, L1 और T2 माइनस T1, यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा जो है इट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसे ही कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं अल्फ़ा के बारे में, अल्फ़ा को थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1 T2 माइनस T1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इनको में अगर आप थोड़ा गौर कीजिए तो ये ऊपर वाला टर्म क्या है, L2 माइनस L1, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो फिर ये L भी मीटर में होगा, और ये T2 माइनस T1 क्या है, डिग्री सेल्सियस में है, एज्यूम कर ले रहा हूँ। तो इनका यूनिट क्या होना चाहिए, यूनिट ऑफ अल्फ़ा, ये देखिए ऊपर मीटर नीचे भी मीटर और फिर डिग्री सेंटीग्रेड, मीटर मीटर कट, सो ये होगा सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड इनका यूनिट होगा। या यहाँ पर और हो सकता है कि ये सेंटीमीटर हो, ये भी सेंटीमीटर हो, और ये केल्विन हो, तो भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, सिर्फ केल्विन रह जाएगा। ये फुट हो, ये फुट हो, ये फ़ारेनहाइट हो, तो भी फुट कट जाएगा, फ़ारेनहाइट रह जाएगा। तो हमारा जो यूनिट है अल्फ़ा का, ये या तो डिग्री सेल्सियस हो सकता है, और क्या हो सकता है, और डिग्री फ़ारेनहाइट इन्वर्स, और केल्विन इन्वर्स। तो ये 3 यूनिट अल्फ़ा के पॉसिबल है, 3 यूनिट्स पॉसिबल, ठीक है ना। ये 3 यूनिट पॉसिबल है अल्फ़ा के, डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स, डिग्री फ़ारेनहाइट इन्वर्स, या केल्विन इन्वर्स, ठीक है। और लेंथ पे इनका डिपेंड नहीं है, क्योंकि लेंथ जो भी होंगे वो सेम होंगे दोनों, और वो कट जाएंगे, ठीक है। ये डिफरेंस इन टेम्परेचर को मैं अगर आसानी में T लिख दूँ, सिर्फ ऐसे T, और इनिशियल लेंथ जो है उसे मैं L लिख दूँ, और ये डिफरेंस इन जो लेंथ है उसे मैं डेल L लिख दूँ, तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि L इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल L इज़ प्रोपोर्शनल टू L एंड डेल L इज़ प्रोपोर्शनल टू T। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि डेल L इज़ प्रोपोर्शनल टू L T, ठीक है। फिर यहाँ लिख सकता हूँ कि डेल L इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L T, यहाँ से लिख सकता हूँ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू डेल L बाई L T, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूँ ना। ये सारी बातें सेम, जस्ट मैं दूसरे फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक ही चीज़ों को लिख सकता हूँ, और यहाँ से फिर ये भी लिख सकता हूँ जो मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। और क्या, फिर मैं यहाँ से तो ये भी लिख सकता हूँ ना कि अब मेरा नया लेंथ क्या है,
जिसे हम L2 लिख रहे थे, L2, अब पहले यहाँ ही देख लीजिए, ये वाले में L2 क्या होगा, L2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फ़ा L1 T2 माइनस T1, ये होगा हमारा L2, ठीक है। और इस टर्म में अगर हम लिखें यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, L2 इज इक्वल्स टू L प्लस अल्फ़ा LT। ये कैसे आया, यहाँ पर तो हमारा डिफरेंस जो है वो डेल L लिखा है हमने, हाँ। डिफरेंस क्या होता है, डेल L1 माइनस L2। यहाँ पर L2, ये तो L2 है और L1 पहले क्या था, L था, तो ये L2 माइनस L इज इक्वल्स टू ये, तो यहाँ से मैं L2 इज इक्वल्स टू L प्लस L अल्फ़ा T लिख सकता हूँ ऐसा। इसे फिर लिख सकता हूँ L कॉमन लेके 1 प्लस अल्फ़ा T इज इक्वल्स टू L2। तो ये एक अच्छा फॉर्म बन गया है हमारे एक्सपेंशन का, कि फाइनल लेंथ क्या होगा, फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ 1 प्लस अल्फ़ा टी, जहाँ पर अल्फ़ा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, टी जो है टेम्परेचर डिफरेंस है, एल जो है इनिशियल लेंथ था, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं, एक फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने दो बातें देखी हैं, एक है इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, और दूसरा है फाइनल लेंथ, इंक्रीज होने के बाद अब हमारा फाइनल लेंथ कितना है, फाइनल लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इंक्रीज इन लेंथ कितना दिख रहा है लिख सकते हैं L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा L1 T2 माइनस T1, ये हमारा इंक्रीज इन लेंथ है। और फाइनल लेंथ कितना है, यहाँ से जस्ट L2 होगा फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू L1 प्लस अल्फ़ा L1 T2 माइनस T1, ये हो गया हमारा फाइनल लेंथ। अगर मैं इस नज़रिए से देखूं, जस्ट इसे छोटा छोटा करके लिख सकता हूँ, इंक्रीज इन लेंथ जो है इसे मैं डेल एल लिख दूंगा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये L1 जो है उसे मैं लिखता हूँ इनिशियल L था, और ये T2 माइनस T1 को लिखता हूँ T, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर, याद रखिए ये T जो है ये डिफरेंस इन टेम्परेचर है, तो ये हो गया T। तो इंक्रीज इन लेंथ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा LT, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, जस्ट इस फॉर्म से लिख रहे हैं। और फाइनल लेंथ क्या होगा हमारा, L इज इक्वल्स टू फाइनल लेंथ L2 लिख देता हूँ, L2 इज इक्वल्स टू L 1 प्लस अल्फ़ा T, यही तो है ना इंक्रीज इन लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ क्या होता है, इंक्रीज इन लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ, ये मिलाकर ही तो हमारा फाइनल लेंथ है, तो वही फाइनल लेंथ इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन लेंथ प्लस ओरिजिनल लेंथ, इसे मैं L 1 प्लस अल्फ़ा T इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। न्यूमेरिकल्स जब आएंगे तो इनमें बेसिकली हमें ये लीनियर वाले में ऐसे ही लिखना होता है कि L T इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फ़ा T, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा ये L0 है लेंथ ऑफ कुछ भी हो, वायर हो या कुछ, एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये क्या है, सेम चीज़ लेंथ ऑफ वायर एट T डिग्री सेल्सियस, ये T क्या है, ये T है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। और अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कहने का मतलब है कि बोल रहे हैं कि मान लीजिए हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में एक बॉडी है, एक वायर है जिनका लेंथ L0 है, अब तो T डिग्री सेल्सियस में उनका लेंथ क्या होगा, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, हमारा एक बॉडी है जिनका लेंथ और टेम्परेचर कह रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस में इनका लेंथ था L0, तो T डिग्री सेंटीग्रेड में इनका लेंथ क्या होगा, तो उनका लेंथ होगा LT इज इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फ़ा T, बस ऐसा समझ रहे, इस फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे इनका लेंथ क्या होगा, मैं ये क्वेश्चन मार्क हटा के लिख सकता हूँ
कि जब इनका लेंथ 0 डिग्री सेल्सियस में L0 था तो T डिग्री सेल्सियस में इनका लेंथ होगा L0 1 प्लस अल्फा T। ठीक है, देख कर ही समझ आ रहा है कितना लेंथ बढ़ गया। किसी ने पूछेंगे कि कितना लेंथ बढ़ गया, तो मैं इसे खोल कर लिखूँ तो L0 प्लस L0 अल्फा T लिख सकता हूँ। तो कितना लेंथ बढ़ा, हमारा L0 अल्फा T लेंथ बढ़ गया। ये है हमारा इंक्रीज इन लेंथ। क्या है, इंक्रीज इन लेंथ। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमें समझ के रखना है। ऐसे ही जब हम ये तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे थे हम, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। वैसे ही कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे। सुपरफिशियल एक्सपेंशन ये क्या होता है, ये वही है जो एरिया एक्सपेंशन हम पढ़ रहे थे कि अगर एक, यहाँ पर देख रहे थे कि अगर एक लेंथ हो तो वो इंक्रीज होंगे ऐसे लॉन्गिट्यूडनली, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर एक सीट हो पेपर के जैसा मेटल का, उसे अगर हीट करेंगे तो इनका एरिया बड़ा होगा, तो वो कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन में आ रहा है। और एक वॉल्यूम है जिसे ऐसे बॉल कह सकते हैं, इसे हीट करेंगे तो इनका वॉल्यूम ओवरऑल इंक्रीज होगा, वो कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन में आएंगे। तो अगर मैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन की बात करूँ मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कोई एक सीट है पेपर का, पेपर नहीं मेटल का कोई सीट है पेपर के जैसा, इसे अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो इनका जो एरिया है और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एरिया बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ों में जो हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कहेंगे उसे कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहेंगे। जैसे लीनियर एक्सपेंशन अल्फा से डिनोट होता है, ये बीटा से डिनोट होता है। और सेम बातें हैं, यहाँ पर लेंथ बड़ा हो रहा है, यहाँ पर एरिया बड़ा हो रहा है। इनिशियल एरिया मैं ले लेता हूँ कि हमारा इनिशियल एरिया A1 था, बाद में एरिया A2 हो गया। इनिशियल टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। तो हमारा क्या डिफरेंस आया। सेम बात है कि डिफरेंस इन जो एरिया है A2 माइनस A1, इतना ही इंक्रीज इन एरिया है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू किनके प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल एरिया के प्रोपोर्शनल A1 और टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल मतलब T2 माइनस T1। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दूंगा तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू बीटा A1 और T2 माइनस T1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारा क्या है, डिफरेंस। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल A भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बीटा, ये A है, A1 है, इसे मैं इनिशियल A लिख सकता हूँ ऐसा, और चेंज इन टेम्परेचर को T लिख सकता हूँ। तो सेम बातें हैं, इनको चाहे ऐसे लिखो ये चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इन एरिया, है ना। क्या दिखा रहा है, डिफरेंस इन एरिया। ठीक है, अब नया एरिया क्या होगा, A2 नया एरिया है, इससे लिखे तो क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस बीटा A1 T2 माइनस T1। ठीक है ना, ये हो गया हमारा न्यू एरिया। यहाँ से इस तरीके से लिखे तो क्या लिख सकते हैं, A2 इज इक्वल्स टू A1 तो पहले था ही, प्लस ये जो नया चेंज आया है एरिया में वो लिखना है, बीटा A A1 की जगह यहाँ पर A लिखते हैं क्योंकि पहले A हमने लिया है कि पहले ये A था। जस्ट लिखने का तरीका है, बाकी सब सेम है। मतलब ये क्या है, ये हो गया हमारा फाइनल एरिया। अगर इस फॉर्म में लिखूं तो इसे ऐसे समझ सकता हूँ, सेम बातें हैं हर जगह सेम ही आ रहा है। ऐसे समझ सकता हूँ कि हमारा एरिया और हमारा टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा एरिया था, लिख देता हूँ A0। तो T डिग्री सेल्सियस में हमारा एरिया क्या होगा बताओ, वो होगा AT इज इक्वल्स टू A0 1 प्लस बीटा T। ठीक है, T क्यों, T मतलब ये T माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, 0 से T का डिफरेंस क्या है T, तो ये ऐसा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये क्वेश्चन मार्क हटाकर कि ये होगा जब 0 डिग्री पे A1 है तो T डिग्री सेल्सियस में होगा A0 1 प्लस बीटा T, ये होगा। यहाँ हम इसे खोल कर लिखे तो A0 प्लस A0 बीटा T।
अब पहले तो A0 था ही, अब A0 प्लस A0 बीटा टी, तो इंक्रीज इन एरिया कितना है, ये है हमारा इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया। तो बातें एकदम स्ट्रेट है कि 0 डिग्री सेल्सियस में A0 है तो T डिग्री सेल्सियस में कितना है, वो यहाँ भी पुट करे चाहे यहाँ से पुट करे, यही बातें आ रही है हमारे पास। और फिर जैसे बॉल को ये एरिया हो गया है, वैसे अब हम क्यूबिकल भी कर सकते हैं। इनका एरिया यूनिट भी क्या होगा, ये बीटा का यूनिट, अब देखिए बीटा का यूनिट क्या है। यहाँ पर अगर बीटा यहाँ से देखने की कोशिश करे या यहाँ से देखने की कोशिश करे तो बीटा क्या हो रहा है, A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई A1 और नीचे T2 माइनस T1, ठीक है ना, T2 माइनस T1। तो ये A2 माइनस A1 ये क्या है, इनका एरिया मैं ले लेता हूँ, यूनिट मीटर स्क्वायर है। ये A1 का भी यूनिट मीटर स्क्वायर है और इनका यूनिट डिग्री सेल्सियस है। तो ओवरऑल इनका यूनिट क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इन्वर्स। और ये केल्विन इन्वर्स भी हो सकता है और फ़ारेनहाइट इन्वर्स भी हो सकता है। ये 3 इनका पॉसिबिलिटी है। एरिया कुछ भी हो, ये मीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मिलीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर हो या फुट स्क्वायर हो, दोनों ही तो ऊपर में नीचे में कट जाएंगे। तो सिर्फ नीचे वाला टर्म है जो सेल्सियस में हो सकता है, फ़ारेनहाइट में हो सकता है या केल्विन में हो सकता है। तो ये सारी बातें सेम है इनका, ठीक है। सेम अगर मैं देखूँ कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ हम देते हैं गामा, ठीक है, गामा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे यही होगा कि इनिशियल वॉल्यूम हमारा V1 है, तब टेम्परेचर था T1, बाद में वॉल्यूम टेम्परेचर T2 जब हुआ है तो वॉल्यूम V2 हो गया। तो क्या है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, V2 माइनस V1, और ये प्रोपोर्शनल किस पे है, इनिशियल वॉल्यूम पे, और किस पे प्रोपोर्शनल है, चेंज इन टेम्परेचर पे, T2 माइनस T1, ठीक है। अब इसे अगर एक साथ लिखूँ तो V2 माइनस V1 इज प्रोपोर्शनल टू ये, और ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देता हूँ, इज इक्वल्स टू यही है गामा V1 और ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन चेंज इन वॉल्यूम का, V2 माइनस V1, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, फाइनल वॉल्यूम होगा V2 इज इक्वल्स टू V1 प्लस गामा V1 T2 माइनस T1। ये हमारा फाइनल है, ये है चेंज इन वॉल्यूम एंड दिस इज माय फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ भी ये चेंज ऑफ वॉल्यूम को मैं डेल वी लिख सकता हूँ, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी इज इक्वल्स टू गामा वी है इनिशियल वॉल्यूम और T2 माइनस T1 की जगह लिख दूंगा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है ना, या टेम्परेचर डिफरेंस। डेल वी है चेंज इन वॉल्यूम और ये टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। देख सकते हैं सारी चीज़ें सेम है, जस्ट अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल करते वक्त ऐसा फटाफट कुछ एक लिख कर हमें सॉल्व करना पड़ता है। इनिशियल वॉल्यूम, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये वाले से मैं लिख रहा हूँ ये वाले को, तो ये पूरा क्या था, चेंज इन वॉल्यूम डेल वी से दे देता हूँ, गामा गामा ही रह गया, V1 इनिशियल वॉल्यूम था, यहाँ V लिया हूँ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। और ये T2 माइनस T1 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, पहले T1 था बाद में T2 हुआ, तो इनका डिफरेंस क्या है, T2 माइनस T1, तो ये है टेम्परेचर डिफरेंस। ऐसा तो ऐसे भी लिख सकते हैं इनिशियल। वैसे फाइनल वॉल्यूम जो होगा हमारा V2 इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम V प्लस ये क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम को हम डेल V लिख सकते हैं, जिसे मैं V प्लस गामा VT लिख सकता हूँ, जिसे मैं V कॉमन लेकर 1 प्लस गामा T भी लिख सकता हूँ। तो ये है अलग अलग तरीके लिखने का हमारे फाइनल वॉल्यूम को। ये क्या है, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर उस तरीके से समझे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर,
तो फिर से कहता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस में मैं लेता हूँ हमारा वॉल्यूम V0 था, तो T डिग्री सेल्सियस में हमारा वॉल्यूम कितना है, हमारा वॉल्यूम है VT इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा T। कहाँ से आया, यहाँ से वी फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा T। तो VT इज इक्वल्स टू V0 1 प्लस गामा T। यहाँ V0 इनिशियल था 0 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह मैं हटा के लिख देता हूँ, ये है V0 1 प्लस गामा T। ये होगा हमारे T डिग्री सेल्सियस में। इसे तोड़ कर लिखूँ तो ये V0 प्लस V0 गामा T, तो कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले V0 था, V0 प्लस V0 गामा T हो गया, तो ये V0 गामा T क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम। वही यहाँ भी था, देखिए ये डेल V इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है, गामा VT। यहाँ पर V जो है इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ V0 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम क्या है, इनिशियल प्लस गामा इनिशियल डिफरेंस इन टेम्परेचर। फाइनल क्या है, इनिशियल प्लस गामा इनिशियल डिफरेंस इन टेम्परेचर। सारी बातें सेम है, जस्ट अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं समझने के लिए। और क्या, ये गामा का यूनिट क्या होगा, सेम, क्योंकि ऊपर ये क्या होता है, यहाँ से देख सकता हूँ गामा क्या है, V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू V2 T2 माइनस T1। तो ऐसे लिख सकता हूँ V2 माइनस V1 बाई V1 इंटू T2 माइनस T1। अब यहाँ से ही समझिए ये वॉल्यूम किस में हो सकता है, मीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में, और ये डिग्री सेल्सियस में, तो इनका मीटर क्यूब कट गया, इनका यूनिट होगा सिर्फ डिग्री सेल्सियस इन्वर्स या केल्विन इन्वर्स या फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट इन्वर्स। यही है इनका पॉसिबल यूनिट्स, ठीक है। एक है लीनियर एक्सपेंशन, एक है सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तीनों का ही यूनिट डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस इन्वर्स, फ़ारेनहाइट इन्वर्स या केल्विन इन्वर्स है। अब इनके बीच में एक रिलेशन है कि अगर मैं एक ही पर्टिकुलर मटेरियल का हो सकता है ना, फॉर एग्जांपल आयरन, उनका एक आयरन सॉलिड है, तो सॉलिड में मैंने कहा कि वॉल्यूम भी होगा और सुपरफिशियल भी होगा एरिया, और अल्फ़ा भी होगा लीनियर। लेकिन हमारे लिक्विड में या गैस में सिर्फ वॉल्यूम होगा, सुपरफिशियल या एरिया और लीनियर एक्सपेंशन नहीं होता है, तो सॉलिड में होता है। अब इनके बीच में आयरन का गामा भी है, आयरन का बीटा भी है, आयरन का अल्फ़ा भी है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ऐसा देखा गया है गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा होता है, और ये बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा होता है, और ये अल्फ़ा तो अल्फ़ा ही है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि ये 3 अल्फ़ा, बीटा को 2 अल्फ़ा, और इसे अल्फ़ा, इनका रेशियो लिख सकते हैं 3:1। इसका मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा इज टू बीटा इज टू गामा इज इक्वल्स टू 1:2:3, ऐसा ये इनका रेशियो है, इनका रिलेशन है। ओके।